नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। अब तो लोकतंत्र के महापर्व का नए सरकार के गठन के साथ समापन हो गया है। एक भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका। कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक मोदी कैबिनेट पार्ट 3 में जगह देकर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आज बतौर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार नरेंद्र मोदी ने ग्रहण कर लिया है। देश के नए सरकार का संकल्प पहले ही पीएम मोदी साफ कर चुके हैं और आज से एक्शन मोड में नजर भी आने लगे हैं। किसान सम्मान निधि को बतौर तीसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला हस्ताक्षर किया। कैबिनेट की पहली बैठक दिल्ली में हुई। जनता को अब फील गुड महसूस कराने के लिए मोदी पार्ट 3 सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, ऐसा साफ संदेश मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 साल तो केवल ट्रेलर है, अब आगे देश हित और जनहित में बहुत तेजी से काम करना है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर एक गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सरकार देश को सर्वमत से चलाने की कोशिश करेगी। ये भी संदेश साफ तौर पर मिल रहा है। अजीत पवार का मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होना बेशक विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन फिलहाल एनडीए की सरकार अपने संकल्प के साथ नए रास्ते पर चल पड़ी है। मोदी पार्ट 3 की सरकार से फिलहाल ये उम्मीद नजर आ रही है कि जहां भूल चूक हुई है पार्ट 1 और पार्ट 2 सरकार में, संभवतः अपनी नई पारी में सरकार उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, इसकी वजह भी है। दरअसल अगले साल महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े प्रांतों में विधानसभा चुनाव भी होना है। लिहाजा न केवल गठबंधन के साथियों को साथ रखते हुए केंद्रीय स्तर पर कई अहम फैसले लेने होंगे, बल्कि आम सभा चुनाव में जनता की जो नाराजगी सामने आई है उसे दूर भी करना होगा। चलिए, एक बेहतरीन पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार पार्ट 3 की सामने जो चुनौतियां हैं और क्या इसका समाधान जनता को दिखेगा। आज तो किसानों को लेकर लिया गया फैसला नए संकेत का ही इशारा कर रहा है। हम चर्चा पर चलें, उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी, तब जब 2019 में मोदी की दूसरी बार सरकार बनी थी, तब और अब 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तब मंत्रिपरिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, लेकिन जो नहीं बदला था वो था नरेंद्र मोदी का सियासी वर्चस्व। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए गठबंधन का खासा ख्याल रखना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी बिना किसी शर्त के सबको एनडीए तले खड़ा रखने में कामयाब हो गए हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य में मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी कुल 72 मंत्री, 30 कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री, 24 राज्यों से 36 राज्य मंत्री। नई सरकार के गठन में एनडीए के नेताओं की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है, उन पार्टियों की लिस्ट एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। वहीं जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, इसके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने, आरएलडी के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एसडी कुमार स्वामी, एजेएसयू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी मंत्री बने हैं। मोदी सरकार की तीसरी पारी राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जेडीयू, प्रताप राव जाधव शिवसेना, जयंत चौधरी आरएलडी, एलजेपी आर चिराग पासवान, जनता दल एस एसडी कुमार स्वामी, एजेएसयू पार्टी चंद्र प्रकाश चौधरी, रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। मोदी मंत्रिमंडल में अगर नजर डालें तो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में सबका साथ सबका विकास करने का संकल्प साफ नजर आता है। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इस समीकरण पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का सहयोग दिखाई देगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी
ओबीसी से 27, अनुसूचित जनजाति से 5, अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। सफेद कुर्ते और चूड़ीदार पैजामे के साथ नीली जैकेट पहनकर 73 साल की मोदी जब ईश्वर के नाम की शपथ लेने उठे तो तीसरे कार्यकाल के रिकॉर्ड के साथ ही गठबंधन के सहारे सरकार चलाने के दौर की वापसी भी हो गई। मोदी के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये सभी पिछली सरकार में भी बेहद अहम मंत्रालय संभाल रहे थे और उन्हें इस बार भी प्रमुखता देना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री निरंतरता और अनुभव पर जोर दे रहे हैं। तो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ गए होंगे कि किस तरह से नया मोदी सरकार पार्ट 3 में जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनका क्या कुछ स्वरूप रहा है। हर वर्ग को साधने की एक कोशिश हुई है, हर वर्ग को समायोजित करने की कोशिश हुई है। कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सबको भागीदारी देकर एक संतुलन कायम करने की कोशिश इस मोदी पार्ट 3 सरकार में हुई है। अब एक रफ्तार के साथ नया कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय हैं, एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। आज सुबह से बात कर ली जाए तो उन्होंने पहले पदभार ग्रहण किया, जनहित में एक अहम फैसला लिया, किसानों की जो नाराज़गी थी उसको दूर करने के लिए पहला हस्ताक्षर उन्होंने किया। 9.30 करोड़ किसानों के लिए सम्मान निधि जारी करने का 17वीं किस्त थी ये। कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया कि 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। सिर्फ ये आवास ही नहीं होंगे बल्कि उसमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। यानी दोनों अहम फैसले मोदी पार्ट 3 सरकार की किसानों को लेकर के मोदी जी का हस्ताक्षर करना और कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम आवास योजना को लेकर के बड़ा फैसला लिया जाना। हमारे साथ हमारे मेहमान जो इस चर्चा में शामिल होंगे, फ़िलहाल वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से विनय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा का पक्ष रखने के लिए दीपक सोनकर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस शैलेंद्र तिवारी जुड़ेंगे और जनक प्रसाद होंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन चलिए तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनय जी, भाई जिस तरह से ये सरकार का गठन हुआ और जिस एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, जब टी पार्टी में शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर अपने मंत्रियों से कहा था कि आप 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लें। आज उन्होंने पीएमओ के पदाधिकारियों से बातचीत की, उनको संबोधित किया, उनसे मुलाकात की और साफ तौर पर 2-3 बड़ी बातें कही हैं कि पीएमओ पावर सेंटर नहीं ग्रोथ कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। 2047 तक विकसित भारत का एकमात्र उनका लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए अधिकारियों से उन्होंने साफ तौर पर संबोधित किया है। उन्होंने कहा मेरी कोशिश पीएमओ सेवा का फाउंडेशन हो, इस बात का मेरी कोशिश रहेगी और सफल होने के लिए हमेशा सीखना ज़रूरी है। यह हम बातें थी। तो ऐसा लगता है कि नई सरकार जो एनडीए की बनी है केंद्र में, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लगता है कि कुछ बदलाव के साथ अब जनता को फील गुड कराने की कोशिश होगी। संजय जी, नरेंद्र मोदी की जो तीसरी पारी जो स्टार्ट हुई है जी, कायदे में तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का पार्ट 2 ही चल रहा है। जो चीज़ें उन्होंने पार्ट 2 में जहाँ पे छोड़ी हैं उन्हीं को वहीं से उन्होंने वो चीज़ें शुरू की हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस ही है कि चुनाव ख़त्म होने के बाद वो रोड मैप तैयार करने लगे थे और तमाम मीटिंगें वो करने लगे थे कि हमें जो है कैसे लाभार्थी वर्ग की जो योजनाएं हैं और दूसरी अन्य जो योजनाएं हैं उनको कैसे जो है सुचारू रूप से और आगे बढ़ाना है, उनको क्रियान्वयन करना है। तो ये उनका कॉन्फिडेंस ही था कि हम शायद तीसरी बार भी आ रहे हैं। जो दूसरे पार्ट में जो चीज़ें नहीं दिख रही थीं, वो तीसरे पार्ट में नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है और जातीय समीकरण हो, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं। मंत्रिमंडल पहले के अपेक्षा ज़्यादा अनुभवी मंत्रिमंडल है
ये पहला मंत्रिमंडल है जहां पे 7 पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट का हिस्सा हैं। अब आप ये समझ सकते हैं 7 पूर्व मुख्यमंत्री जिस कैबिनेट में होंगे उस मंत्रिमंडल का एक्सपीरियंस लेवल क्या होगा। 47 करीब करीब मिनिस्टर ऐसे हैं जो ओबीसी एससी एसटी से आ रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में करीब 65% प्रतिनिधित्व ओबीसी एससी एसटी के लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तीसरी पारी में जातीय समीकरण कह लीजिए, एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हुए ये चीज़ें ये उनको भरपूर जो है उसका लाभ लिया है और उसको उपयोग में लाया है। पहली उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है और मोदी ने वही चीज़ बताई है कि वो गरीबों के नेता हैं, गरीबों के लिए ही जो है वो आए हैं और उन्हीं का काम यहाँ पे वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने किसानों से जुड़ी जो किसान सम्मान निधि है या आवास, उन योजनाओं को पहली ही कैबिनेट में स्वीकृति ये बताती है कि नरेंद्र मोदी के दिल और दिमाग में अभी भी गरीब वर्ग ही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मंत्रिमंडल का आकार है, 72 लोगों को कुल मंत्री बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया 30 कैबिनेट हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। इसमें से सामान्य श्रेणी से 28 हैं। ओबीसी की बात कर ली जाए तो 27 लोगों को शामिल किया गया, 27 सांसदों को शामिल किया गया। एससी से 10, एसटी से 5 और एसईबीसी से 2 कोटे से। यानी ऐसा लगता है कि जो ओबीसी का कार्ड या समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए का जो कार्ड चला गया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ था, उसको साधने की इस नए मंत्रिमंडल में साफ तौर पर ये कोशिश दिखाई दे रही है आपको? पूरी तरीके से देखिए, जो इनको सीटें कम मिली हैं, आशा के अनुरूप वो प्रदर्शन जो नहीं हो पाया है, उसमें ओबीसी और एससी एसटी का जो 2019 में इनको जो समर्थन मिला था उसमें कमी आई। खासकर महिलाओं ने भी जो 2019 में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के वोट दिया था उनमें भी कुछ कमी आई। तो इसलिए जो है इन तबकों को उन्होंने साध के मंत्रिमंडल में उचित स्थान दिया है और पहली मीटिंग में ही, कैबिनेट की मीटिंग में, ये उन्हीं से रिलेटेड जो है कामों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है दीपक जी, आवाज आ रही है? जी नमस्कार संजय जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ दीपक, चूंकि नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं देशवासियों को, आज प्रधानमंत्री ने अपने 2 अहम फैसले से, कैबिनेट बैठक की बात कर ली जाए या फिर जो पहला हस्ताक्षर उन्होंने जिस फाइल पर किया है वो किसानों से संबंधित है। ऐसा लगता है कि जो भूल चूक पार्ट 1 पार्ट 2 सरकार में हुई थी उसको अब दूर करने की कवायद चल रही है। और चूंकि मैं मान करके चलता हूँ कि नरेंद्र मोदी की एक ऐसी सोच होती है कि वो विपक्षी दलों को अपने नीतियों से धाराशाही करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जनता को और भी बहुत कुछ बेहतर मिलने वाला है। देखिए संजय जी, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से भारत देश को 2045 तक एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसको लगातार 2014 से बदलने में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है विजन और मिशन के तहत पहले विजन को देखते हुए कैसे उसको मिशन तक पहुंचाना है उसके आधार पर काम कर। जैसे 14 में भी बहुत सारे ऐसे परिवार जो बेघर थे, बहुत से ऐसे परिवार जो भूखे रहते थे, बहुत से ऐसे परिवार जिनके घर पे चूल्हा जलता था, बहुत से ऐसे परिवार जिनके घर पे शौचालय नहीं था, बहुत से ऐसे परिवार जिनके घर पे शिक्षा की कमी थी। तो ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता की, गरीब की जरूरतें हैं, उस जरूरत को अगर किसी ने समझने का काम किया तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और उन 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ परिवारों तक, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। और जिस तरीके से लगातार हम सरकार की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रयास के साथ बढ़ती है। और आज ये जो कैबिनेट है, जो एक मंत्रिमंडल है, ये स्वरूप है, ये स्वरूप है उस स्वरूप का जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सशक्त करता है। ये स्वरूप है उस वर्ग का जो नीचे का वर्ग है उसको भी नेतृत्व करने का। ये वर्ग है जो हर वर्ग को इसमें क्षमता देने का, नेतृत्व बढ़ाने का, ये कैबिनेट का एक स्वरूप है। और वो स्वरूप जिसमें अच्छी बात, बहुत अच्छी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा था
कि कितना अच्छा स्वरूप है इस कैबिनेट के, इस मंत्रिमंडल का, जिसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्यों में काम करके उन राज्यों में डेवलपमेंट करने का काम किया जी। और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी कैबिनेट से जोड़ने का काम किया। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दीपक, आपके पास लौटते हैं जरा। आपके मोदी कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हो गया है, तो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। ये बड़ी खबर है। पोर्टफोलियो का वितरण हो चुका है। राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री होंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी कैबिनेट पार्ट 3 में मंत्रियों का विभागों का बंटवारा। अजय टम्टा और हर्ष मेहरोत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री होंगे। अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्रालय मिला है। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मोदी पार्ट 3 में जो बड़े विभाग थे, जिनको अति महत्वपूर्ण विभाग कहा जाता है, वो एक बार फिर पुराने चेहरे के पास ही रहेगा, क्योंकि कई परियोजनाएं थी मोदी सरकार पार्ट 2 में जो अभी चल रही है, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी इनको मिलेगी। अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह फिर से होंगे रक्षा मंत्री। तो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से पोर्टफोलियो का वितरण हुआ है। अजय टम्टा और हर्ष मेहरोत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री होंगे। अजय टम्टा उत्तराखंड से हैं और हर्ष मेहरोत्रा दिल्ली से। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कुल मिलाकर के ये बड़ी बड़ी खबरें हैं जी। हाँ दीपक, ये बड़ी खबर आ गई है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें दीपक। देखिए निश्चित रूप से जो आपने बात जोड़ी कि प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर किस तरीके से बदलाव करने का, देखिए जो मूलभूत सुविधा है किसान सम्मान निधि, वो देने का काम शुरू में ही, कि किस तरीके से लोगों को सम्मान निधि पहुंचने का काम किया जाए। और जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, जो बेघर लोग थे, जो जिनके पास जमीन थी और अपना मकान नहीं बनाने में असमर्थ थे, उनको 2.5 लाख रुपए दे करके कम से कम ऐसे परिवारों को आवास बना सके, अपने बच्चों के लिए छत दे सके, उस मूलभूत सुविधा से जोड़ने का काम अगर किसी ने संकल्प लिया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और जिस 10 वर्षों के अंदर इस भारतवर्ष को बदलने का काम किया है, इस भारतवर्ष की व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है, निश्चित तौर पर जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 2045 तक हम इसको विकसित भारत बनाने का काम करेंगे, ये विकसित बनाने का संकल्प पूरा होगा। और उसी ध्येय के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम काम कर रही है। जी दीपक जी, चुनौतियां तो अभी बहुत कुछ हैं, क्योंकि जो आंकड़े और जो विश्लेषण धीरे धीरे आ रहे हैं निकल करके। बीजेपी के अगर जनाधार की बात कर ली जाए तो 2019 में ग्रामीण अंचलों में आपको 39.5% वोट मिले थे, शहरी क्षेत्र में 33.6%। 2024 में ग्रामीण क्षेत्र में 35% वोट मिले हैं, शहरी क्षेत्र में 40.1। यानी कहने का अर्थ ये है कि ग्रामीण अंचल में करीब करीब आपको 4.5% वोट कम मिला है 2024 में। हालांकि शहरी क्षेत्र में ये बढ़ा है करीब करीब 6%। तो एक चुनौती तो है कि सामंजस्य बनाना होगा। ग्रामीण अंचल में जो आपकी पकड़ बढ़ी थी 2019 में, उसको एक बार फिर साथ लाना होगा, क्योंकि इसका बड़ा असर साफ तौर पर परिणाम में देखने को मिला है। जी दीपक। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेती है और उस लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में उसको मनाती है। ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से ग्रामीण समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़कर के काम चल करके हाथ में हाथ दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसी शहरी क्षेत्र के लोग भी जिस तरीके से लगातार जो बदलाव है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो शहरी क्षेत्र की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो। मगर हाँ, अगर कहीं कोई बदलाव है, कोई चुनौती है, तो उस बात की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। और निश्चित तौर पर मैं तो एक बात को जरूर जोड़ूंगा इसमें, ये जनता जनार्दन का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय को, उस प्रस्ताव को, उनके आदेश को स्वीकार मानता है और उसको शर्माते रखता है। और जो चुनौती में हमारी कमियां रह गई हैं, उस उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे कन्या राज्यों की बात हो, उसकी समीक्षा करके उस जनता की समस्या का समाधान करने का काम कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी। मगर वहीं कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसे बहुत सारे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली और क्लीन स्वीप करने का काम किया। ये विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने पूरा विश्वास जताने का काम किया है। ये देवतुल्य जनता है
ये देवतुल जनता वो जिसको मूलभूत सुविधाओं को जो दूर रखने का काम किया, वो 10 वर्षों में आज उसको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम किया। जब किसी गरीब के घर पर जिसके सर पर छत नहीं होगी उसको आवास मिलेगा तो उस मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम। जिस तरीके से उसके किसान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना की बात हो, संजय जी मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने मोहल्ले की घटना बता रहा हूं। मेरे मोहल्ले के बगल में एक भाई रहते थे, वो अभी भी हैं। उनके परिवार में उनकी माताजी बीमार हुई तो बेचारे बहुत आर्थिक मजबूत से मजबूत नहीं थे, मगर उन्होंने मुझसे कहा कि दीपक भैया इसमें मेरी क्या मदद हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? उन्होंने कहा हाँ दीपक भैया मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो मैंने कहा आप जाइए मेडिकल कॉलेज में इलाज कराइए और पता चलेगा। जब मेडिकल कॉलेज में उन्होंने बिना आयुष्मान कार्ड के बताया कि लगभग 4 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा है। जब उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया तो पूरे मुफ्त में उनका आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ और वो ठीक होकर के घर आई। वो व्यक्ति मेरे पास आंसू निकाल करके रोने आए और कहा कि भैया ये देश के प्रधानमंत्री जी का अजूबा है जो मैं अपनी माता जी को आज बचा पाया हूं। ये ऐसे अजूबे देश के अंदर बहुत सारे परिवारों ने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे, बहुत सारे माँ बाप ने देखे होंगे जो अपने इलाज में इतना सारा पैसा नहीं खर्च कर पाते थे। कभी कर्जा लेना पड़ता था, कभी मकान बेचना पड़ता था, कभी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता था। आज उसका बदलाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन बदलाव, इन मूलभूत सुविधाओं के साथ देश के प्रधानमंत्री जी के साथ देश की जनता जुड़। देखिए, निश्चित तौर पर एक्शन में आए प्रधानमंत्री, ये देश के लिए भी सुखद एहसास होगा, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। विनय जी सुन रहा था आपने दीपक जी की बात, जो बीजेपी का पक्ष रख रहे थे आपके सामने, हमारे सामने। भाई चुनौतियां भी कम नहीं है। गठबंधन की सरकार चलाना बहुत पेचीदगी का काम होता है। ये मैं नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्वीकार किया था। संजय जी, निश्चित तौर पे मोदी का जो तीसरा टर्म है वो एनडीए के सहयोगियों के साथ उनको ये टर्म पूरा करना पड़ेगा। इसमें बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है। उनकी सीटें जो है 272 से, जो जादुई आंकड़ा था, उससे नीचे ही रह गया। तो यहाँ पे उनको सहयोगियों की ज़रूरत उनको 5 साल हमेशा पड़ेगी जी। लेकिन जिस तरीके से बाजारों में माहौल जिस तरीके का था, जैसा र्यूमर बताया जा रहा था कि इनके सहयोगी कोई 3 कैबिनेट मांग रहा, कोई 2 कैबिनेट मांग रहा, किसी का ये दबाव है, किसी का ये दबाव है। इस मंत्रिमंडल के गठन में एक चीज़ ये क्लियर हो गई है, जो मोदी जी ने जो है दिखाया है कि वो सुनेंगे किसी की नहीं, वो करते अपने मन से हैं। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए, वो चाहे जेडीयू के कोटे का मामला हो या तेलुगु देशम के कोटे का मामला हो, चली मोदी की ही है, ना कि उनके सहयोगियों की। और उन्होंने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन किया है और उसको ही आगे बढ़ाया है। हाँ, निश्चित तौर पर यह तो कहा ही जा सकता है। जो चर्चाएं आ रही थी कि टीडीपी की ओर से 6 कैबिनेट और एमओएस और राज्य मंत्री की डिमांड की गई है, जेडीयू की ओर से भी तमाम तरह की बातें की गई थी, लेकिन किया उन्होंने वही जो उनको करना था। और विभागों का बंटवारा भी जिस तरह से विनय जी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि पुराने चेहरे पर वो ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जो 4 अहम, जिनको सीसीएस कहा जाता है, वित्त, गृह, रेल, ये सब जो है, रक्षा, ये सब जो है उन्हीं लोगों को दिया गया है जो 2019 में थे। यानी एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा। तो इस फैसले के पीछे आपको क्या वजह नज़र आ रही है? संजय जी, ये सीसीएस की ही बात नहीं है। नितिन गडकरी जी को भी वही मंत्रालय जो है दोबारा सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव जी को भी वही जिम्मेदारी दी गई है। इस कैबिनेट में सब कुछ सही है। मोदी ने जो है अपने विवेक से, और ये उनका जो है विशेषाधिकार है, अपनी कैबिनेट चुनने का प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार होता है, और उसका उपयोग करते हुए मोदी ने अपनी टीम चुनी है। इसमें हमें बस केवल एक ही गड़बड़ी नज़र आ रही है, जो मेरे हिसाब से है कि कहीं ना कहीं उन्होंने महाराष्ट्र, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव वहाँ पे होने हैं, और उनकी एक महत्वपूर्ण जो है सहयोगी पार्टी है जो शिवसेना, असली शिवसेना है, उसमें एक जो है कैबिनेट, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। आज कुछ वहाँ पे जो है संसदीय दल की मीटिंग भी हो रही है, शिवसेना की विधायकों की और सांसदों की मीटिंग भी हो रही है। उससे कुछ खबरें अभी आ रही थी।
अब उसमें क्या सच्चाई है, कहाँ तक वो बात आगे गई है, लेकिन ये एक कमी जरूर जो है कैबिनेट में नज़र आ रही है कि उनकी एक अहम सहयोगी शिवसेना, जिसमें एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, रादर देन आप जीतन राम मांझी को भी जो है जो सिंगल सांसद आए हैं, लेकिन उनको भी आपने कैबिनेट मंत्री में जगह दिया है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के का पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जनक प्रसाद जी आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से मोदी जी एक्शन में नज़र आ रहे हैं, भाई चुनौतियां तो आप लोग के सामने आने वाली हैं, अति आत्मविश्वास में आप लोग भी न रहें। देखिए, हम किसी भी चीज़ की अति को पसंद नहीं करते। हमारी अतिवादिता का विरोध ही है जो इनकी आज अति जो 400 पार की थी वो रुकी है। जनता ने पूरी तरह से इनकी अतिवादिता को नकारा है जी। हम अति किसी चीज़ की पसंद नहीं करते और ना ही अति होनी चाहिए, क्योंकि समाज जो है वो सब्जी में नमक भी बैलेंस ही चाहता है, ना ज़्यादा चाहता है ना कम चाहता है। ज़रा सा भी कम होता है तो कहता है भाई कम है, और ज़रा सा भी ज़्यादा होता है कहता हटाओ ज़्यादा है। तो अति तो किसी चीज़ में चल नहीं सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तमाम विश्लेषण हो रहे हैं। हमारे सोनकर साथी अभी उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जो मोदी जी दिया करते हैं, उसी तरह से आप ये बताइए कि इस महंगाई का जो आलम है उसमें जो गांव में 12,000 रुपये शौचालय के मिल रहे हैं, उसमें 12,000 में कितना शौचालय बन सकता है? मकान के बनाने के लिए जो पैसा मिल रहा है उसमें महंगाई में कितना मकान बन सकता है? तो ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस नए भ्रष्टाचार का जनक कौन? मोदी जी, क्योंकि महंगाई है। और रही बात हमारे पास चुनौती की, चुनौती तो इनके सामने है। अभी इन्होंने शपथ ली नहीं, उससे पहले नीट का पर्चा लीक हो गया, रिजल्ट दे दिया पर्चा लीक होने के बाद भी। और उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं उन परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं शिवखोड़ी में जिन पे आतंकी हमला हुआ जी। उस दृष्टिकोण की तरफ अभी जाना जो है खुशी में खलल डालने जैसा है, लेकिन एक मुद्दा ये भी बनेगा जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। पूरे हिंदुस्तान में जो आरटीआई लागू हुई है शिक्षा के अधिकार, मैं आपको गारंटी और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ में जो कॉलेज हैं वो शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चे जाते हैं उनको हिकारत भरी नज़र से देखते हैं और उनको भगाते हैं। उनके गार्जियनों को लिटरली मना करते हैं, जाओ जो करना है करो, जिससे बताना है बताओ, हम नहीं पढ़ाएंगे। मेरे पास दसियों उदाहरण है, CMS से लेकर RLB से लेकर ब्राइटवे से लेकर सारे स्कूल तक के नाम जी मैं जानता हूँ। ये स्थिति है। स्वास्थ्य, यहीं बगल में ट्रामा सेंटर है, जब चाहें तब आप मौके करके देख सकते हैं। कई बार स्वयं मंत्री जी भी गए हैं, उसके बाद भी स्थितियाँ क्या है आपको पता ही है जी। शिक्षा हो गया, अब सुरक्षा का सोचिए। मोदी जी मंचों से बोल रहे थे मंगलसूत्र छीन जाएगा। रोज गलियों में महिलाओं के चैन छीन रही है, थाना प्रथम सूचना लेने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं कि चैन खींची है, जब तक आपके पास भरपूर प्रूफ नहीं है। तो क्या हम माने कि क्या स्थिति होगी? खैर, अभी तो मैं बधाई दूंगा इस उम्मीद के साथ कि आपकी अगली सरकार महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देगी, सुधार पर काम करेगी। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अभी तो कुछ भी कहना मुझे लगता है कि वो आज पहला हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जी शैलेंद्र जी जिस तरह से किए हैं, किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जारी हुई है। ये तो देखिए, ये किसान का अपमान है। समझ लीजिए 9 एक सेकंड सर, एक सेकंड, 9 करोड़ सर एक सेकंड, दोनों फैसला पे एक सेकंड सर सुन तो लीजिए, दोनों पे इकट्ठे पहले एक ले लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सुनिए, ये जो 9 करोड़ का आंकड़ा दिए हैं, किसी एक आदमी को 9 करोड़ नहीं दिए हैं। करोड़ों किसानों को 2,000 रुपए की किस्त जो आती है उसको एक मुश्त दे रहे हैं। ऐसा बताते हैं जैसे करोड़ों रुपया दे दिया किसान को। 16 लाख करोड़ रुपया अपने जो है मित्रों को माफ कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया, और किसान को कितना दे रहे हैं? 2,000 रुपए। क्या मिलता है? 100 रुपए का डीजल है। किसान की
एक खेत सिंचाई के पैसे नहीं आ रहे हैं, एक खेत की सिंचाई के। ये केवल और केवल सम्मान नहीं, अपमान नहीं है, केवल और केवल मूर्ख बना रहे हैं। और जितना किसान बोता नहीं है, किसान पाता नहीं है, उससे ज्यादा तो सांड और गैया और छुट्टा सांड चले जा रहे हैं। अब आप बताइए। और दूसरा, कैबिनेट का पहला फैसला हुआ है कि 3 करोड़ नए आवास बनेंगे पीएम आवास योजना में। वो तो सब, देखिए पीएम आवास योजना आज की नहीं है, वो बहुत सालों से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है। सारे पीएम, जितने भी पीएम रहे हैं अब तक 18 पीएम हुए हैं, सबने दिया है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जो आज भ्रष्टाचार की भेंट ये पैसा चढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने आपसे कहा ना, इसके जनक हैं। ठीक है, चूंकि इन सब चीजों पे बात तो अभी समय देना पड़ता है ना। अब नई सरकार बनी है, जनता ने चयन किया है, जाए जनता के बीच में विपक्ष अपनी ताकत दिखा करके काम करेगा। विपक्ष को ताकत क्यों मिली है? इसीलिए तो दी जनता ने कि भाई हमारे मुद्दों को और मजबूती से उठाइए। ठीक है, तो दीपक जवाब दीजिए शैलेंद्र जी का। कुल मिलाकर के इन परिस्थिति में अभी जो सरकार बनी है उसको बधाई है। आगे इस उम्मीद के साथ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पे काम बेहतर सुधार करेंगे, इसी उम्मीद के साथ बधाई, शुभकामनाएं हैं। ठीक है दीपक, शैलेंद्र जी के बाद सुनी कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया भी दे दीजिए आप, फिर चलेंगे आम आदमी पार्टी के पास। शालीनता के साथ बता रहे थे, मगर इनको ये भी समझना चाहिए कि ये बता रहे थे कि भ्रष्टाचार की जननी भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को। भ्रष्टाचार की जननी तो कौन है? जो लोग जमानत पर है। नहीं, भ्रष्टाचार की जननी भाजपा नहीं है, भ्रष्टाचार के जनक है मोदी जी। गलत नहीं, हमने भाजपा को नहीं कहा, हम वो इस भ्रष्टाचार के जनक मोदी जी। कौन जनक है जो जमानत पे है? कौन जनक है जो जमानत पे है? तो जब सरकार बदलेगी तो सरकार जब बदलेगी तब पूछेंगे आपसे। घोटाले में, अभी नहीं, 4G घोटाले में, अभी नहीं, 5G घोटाले में, अभी नहीं, जीजा जी घोटाले में गलत फंस गए आप। सारे घोटालों, उन घोटालों में सबको, सुनिए, सबको जमानत मिल चुकी है। बात कर रहे हो उन घोटालों में सबको जमानत मिल चुकी है। जो की बात कर रहे हो उन घोटालों में जितनी सोनकर साहब आप जान लीजिए, आपकी जानकारी दे दें, उन घोटालों में सबको जमानत मिल चुकी है। मैंने आपको सुना ना, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। झूठ बोल के चले जाएंगे, जवाब तो सुन लीजिए भाई, बात का जवाब देते जाइए। आप झूठ बोल के चले जाएंगे। घोटालों में जमानत मिल चुकी है, जब बरी हो चुके हैं, जनता ए राजा करीमोजी सब बरी हो चुके हैं आपकी सरकार में। आप ही के सवाल खड़ा करते हैं, सरकार में आप ही के राजकारण सवाल खड़ा करते हैं, जनता के भगवा रंग पर सवाल खड़ा करते हैं। ये तो आपकी पृष्ठभूमि है, तो जनता उसी बात का जवाब देती है और जनता उसी बात पर निर्णय कर रही। मैंने कहा कि आपने कहा कि इतना नहीं दिया, इतना योजना नहीं दिया। लगातार कांग्रेस जब से सरकार में रही तो हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। गरीबी तो मिटी नहीं, गरीबों को जैसे भ्रष्टाचारों को लूटा के खत्म कर हाल दिया। सारे जीजा तक के घोटाले खोल के रख दिए। सारे लोग जमानत पर घूम रहे हैं, सारे लोग जमानत पर घूम रहे हैं। आपने तो गरीबी हटा दिए, भूमि को उठाकर गरीबी हटा दिए, आपने गरीबी हटा दिया। वर्षों तक देश के अंदर राज करने के बाद क्या देश की जनता को दिया? बताते हैं। 2.5 करोड़ परिवारों को अंधेरे में रखने का काम, टूटी सड़कों का काम, कौन से अस्पताल विद्यालय जो है 2014 से पहले सत्य हो गए, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, 7 एम्स की जगह 5 एम्स होने जा रहे हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में बन गए, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन गए। क्या कांग्रेस ने कर दिया? क्या कांग्रेस ने दे दिया? कितने नेताओं को डेवलप करने का काम कर दिया, कितना नेतृत्व दे दिया सबकी बिरादरी को, सबके समाज के लिए? कुछ नहीं, ये जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी का अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो किसी समाज के एक व्यक्ति, किसी एक समाज का नाम बताइए जिसका मंत्री नहीं बना दिए, वो गरीबों 70 सालों में दिए। बताइए, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आपकी सारे ज्ञान को चैलेंज के साथ कह रहे हैं। आप बताइए कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने किस समाज, किस वर्ग के लोगों को नेतृत्व नहीं दिया है? उन 10 वर्षों में बताइए सोनकर साहब, सोनकर साहब नहीं चलने हम जो पूछ रहे हैं बताइए। नरेंद्र भाई, जुमलेबाजी मत करिए, बात करिए, भागिए मत, तथ्यों पर बात करिए, भागिए मत, तथ्यों पर मत ठीक है, एक एक करके, भागिए मत, एक एक करके। आप बता दीजिए कि आप किस समाज, कौन समाज ऐसा है जिस समाज के व्यक्ति को नेतृत्व 70 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा या किसी और सरकार के द्वारा नहीं दिया गया? आप बताइए। कितने दलित समाजों को दिया आपने? बता दीजिए फिर, कितने दलित समाजों को आपने? मीरा कुमार पहली स्पीकर थी, दलित समाज आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप दलित नहीं हैं।
आप तो ठीक है। मोदी जी के आदमी हैं ना? शैलेंद्र दलित तो है नहीं आप? शैलेंद्र दरअसल मीरा कुमार दलित नहीं थे क्या? शैलेंद्र दरअसल उनके पिताजी बाबू जगजीवन राम किसके आदमी हैं? दलित नहीं थे? नहीं वो दलित नहीं थे, बताइए ना। ठीक है वो दलित थे कि नहीं? ठीक है, जातीय समीकरण को दलित साधने थे के कि लिए आप नहीं? लोग बात कीजिए। चलिए नहीं, हम तो सब बता रहे हैं, वो दलित है, उनकी जो लोग उनका सम्मान बता रहे हैं। नहीं, नहीं, ठीक आपके है। सम्मान में ये जो- बताया। अरे ठीक है, पहली सुनिए महिला ना। स्पीकर किसने दिया? मैं- सुनिए। चाहते हो अरे मैं आप जो दोनों के इस बात से भगवान इत्तेफाक श्री नहीं राम रखता हूँ राम भाई। राम चलिए दीपक जो भाई, भगवान श्री राम के लंत्रानी- नारे से चलते हो, जो भगवान आ को गए ना राम श्री को राम पे। आदर्श ना मानते हो, जो भारत वो अयोध्या ने माता की बता जय दिया के नारे आपको। से चिढ़ते हो, वो बात की वो बात बता अयोध्या रहे ने हैं। बता दिया, प्रयागराज ने बता दिया राम को कौन मानता है, अब चित्रकूट से लेकर के आप चित्रकूट तमाम में बता नाम दिया। लेंगे। शैलेंद्र जी, सबने बता दिया। दरअसल दीपक का इशारा ये था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस तरह से जमानत पर बाहर हैं, उनका भी मुकदमा ऐसा तो नहीं है कि वो सर, समाप्त देखिए, हो गया है। ऐसा है सर, मैं यहाँ से जाऊँ बाहर और मैं कहूँ कि संजय राजन जी ने भ्रष्टाचार किया, मुकदमा हो जाएगा, 10 साल चलेगा, हम कोर्ट पे जाएंगे, तारीख पे आएंगे। क्या हुआ? 10 साल से इनकी सत्ता में है, 10 साल से सत्ता में है, क्या कर पाए? झूठे हैं ये लोग। ठीक भारत के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक व्यवस्था, बस राजनीतिक द्वेष में मुकदमा लिखाया है, कहीं कुछ मिले नहीं। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। जो देश की जनता को क्या देंगे, राजस्थान की जनता को मीरा गुमराह कर कुमार दिए दिया थे। है, बाबू जगजीवन राम दिया है, आपको क्या मिलेगा हम ये देखना चाहते हैं। चलो ठीक हम है, तो चाहते हैं कि आप ठीक है। दीपक सोनकर को क्या अरे भाई, मिलेगा सारे देखना है। सियासी दलों के पास लंबी अब फहरिस्त देखना यही है। है। अरे अब आप दीपक यही सोनकर यही पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी ये तो सभी लोग रहते दीपक और हैं। शैलेंद्र शांत हो जाए। अब यही दिन बचा नहीं है कि हम चर्चा करें कि द्रौपदी मुर्मू क्या हैं, किस जाति की हैं। अरे वो राष्ट्र की महामहिम है, नहीं बस सर, यही ये हम लोगों चर्चा के लिए तो काफी देखिए है। सर, ये नहीं, शाश्वत ठीक है, सत्य ठीक है। है, ये कभी नहीं ये- छूटेगा। ये यहाँ ठीक मैं है। आपको इसमें कहने में गुरेज नहीं है, मैं इसको ये कभी बढ़ावा नहीं जाएगा। मैं इसको हम बढ़ावा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हाँ, मगर मैं- निचले इन्होंने पूछा तो हमने बता दिया। नहीं, तो ठीक हम है, कहाँ ठीक कह है, रहे ठीक थे? है, ठीक है। हमने तो कहा किस जाति, चलिए। किस वर्ग, किस समाज के लोगों को नहीं तो जनक जी को चर्चा में शामिल कर लें। किसी समाज के नेतृत्व नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। आप हम ऐसे- ये मानते हैं भाई, ऐसे करने से हम कुछ ये थोड़ी होता मानते है। हैं कि बेटा भारतवासियों की सरकार बनी है ये झूठ और चलेगा नहीं अब। भारतवासी उसमें कैबिनेट मंत्री बने। चलिए इतना बस रखा जाए, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। जनक जी, मगर सवाल का जवाब भाई देना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल फिर जेल में हैं। आप लोग लगता है कि ऊपरी मन से कांग्रेस के साथ आए थे। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, पंजाब में अलग थलग थे ही, परिणाम मन मुताबिक मिला नहीं, और अब मोदी सरकार पार्ट 3 बन गई है। तो इसके बाद आपको क्या उम्मीदें हैं और आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आगे? जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जब मैं आया था तो चर्चा जो चल रही थी, दीपक भाई हमारे कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड लेके बंदा जाता है और उसकी 4 लाख की 5 लाख की सारी माफ़ हो जाती है। जी, एक दुखद, एक समाज सेवी थे हमारे संत कबीर नगर में, सेमाडाड़ी गांव के दनघटा विधानसभा के, उनको एक नॉर्मल सांप ने काट लिया। सांप काटने के वजह से उनकी कल देहांत हो गया। ये भाजपा सरकार, इनका आयुष्मान कार्ड एक सांप काटे बच्चे को नहीं बचा पाया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, मेडिकल कॉलेज गया और वो नहीं बचा पाया। दूसरी आयुष्मान कार्ड की आपको बताता हूँ, बरेली से मैं बिलोंग करता हूँ। बरेली में बुखार से मरीज में एडमिट हुआ, 4-5 दिन बुखार रहा उसको, उसका 2.5-3 लाख का बिल बनाया कि बोले आयुष्मान कार्ड जो है आपका वो बुखार में काउंट नहीं होता है। वो बेचारा मुझे फ़ोन किया तो डॉक्टर से कहे कुछ राहत दिलवाई गई उसको। तो ये इनके आयुष्मान कार्ड की हकीकत है। दूसरी बात एम्स की, भाई साहब आते दीपक पहले सुन लीजिए। जनक भाई साहब हमारे दीपक भाई कह रहे थे आपने एम्स बनवा दिए। एम्स से आपने सुना है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज से रेफर हम लोग एम्स में करते हैं। अब गोरखपुर में स्थिति ये हो रही है कि एम्स से रेफर जो मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। अरे वाह, तो बहुत ही गंभीर स्थिति है ये भाई। इनके एम्स की रियलिटी है, जमीनी हकीकत है। दूसरी बात आपने जो प्रश्न कहा और कि आपने कांग्रेस से विड्रॉ कर लिया जो, तो हमारी जनक जी एक वाकया मुझको भी याद आ रहा है। विनय जी, हम लोग जब कन्नौज में नया मेडिकल कॉलेज बना था तो मैं गया था वहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने। मैं सुन करके यही बात आश्चर्यजनक हो गया था कि वहाँ मेडिकल कॉलेज से मरीज जो है जिला अस्पताल में रेफ़र किए जा रहे थे।
उस वक्त मैंने वो खबर चलाई थी और इसका असर ये पड़ा था कि तत्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहाँ दौरे पर गए थे उस खबर के बाद, और वाकई वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबादले किए गए, लोगों को दुरुस्त किया गया। जी आगे आप तो कंटिन्यू करें। हम लोग उस हाँ, शिक्षा उस वक्त व्यवस्था था। उस कल बहुत दुखी मन था कि हम लोग जो हो दिल्ली में जो सुविधा, पंजाब में सुविधा दे रहे हैं कि आप किसी गरीब की मौत, पैसे और टेक्निकल अभाव की मौत तो सबको आनी है साहब, एक दिन आया है वो जाएगा जी। लेकिन अगर मेडिकल सुविधाओं की वजह से, दवा के अभाव से हमारी सरकार गारंटी करती है, देश की पहली सरकार, कि किसी गरीब की मौत हम पैसे की कमी कारण नहीं होने देंगे, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। दूसरी गारंटी जो हम लोग कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का सपना मेडिकल में डॉक्टर आने का, यह आंख उंगली उठा रहे हैं ना, ये नीट में घोटाला किए हैं। नहीं अभी आ रहे हैं, हाँ, आ रहे हैं, तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा दीपक, जवाब देंगे मेडिकल आपसे। जो अगर किसी बच्चे का सपना इंजीनियर बनने का है, साइंटिस्ट बनने का है, डॉक्टर बनने का है, तो अरविंद केजरीवाल की हिंदुस्तान में पहली सरकार है जो गारंटी करती है किसी के बच्चे के बीच में पैसा अभाव में नहीं आएगा। अभी उसका रिजल्ट है कि सरकारी स्कूल के बच्चे दिल्ली में 1400 कुछ बच्चे जो है वो क्वालिफाई सरकारी स्कूल के बच्चे बिना कोचिंग के इंटर पास किए, नीट में बैठे और डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए। उनके पास अगर ये तो डाटा मैंने भी देखा था, ये प्रशंसनीय काम है। एक अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो हम 10 लाख रुपए बिना ब्याज, बिना गवाही, बिना कुछ गिरवी रखे हुए हम सरकार को लोन देते हैं और बच्चे से कहते हैं तुमको जमा तब करना है जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नौकरी कर ले, 3 साल कमा के अपने माँ बाप को दे दे, तब जाके ये किस्त आपको कटनी शुरू होगी। ये अरविंद केजरीवाल जी, आप दोष भावना से उस व्यक्ति को आप चवन्नी, आपको रिकवरी नहीं हो रही है और लेकिन बंद करे पड़े हो। जो चोर है उससे 100 करोड़ का चंदा ले रहे हो और अपनी सरकार चला रहे हो। इस देश में ऐसे चलेगा क्या? इस देश के लिए हमारे शहीदों ने, हमारे भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने बलिदान दिया था क्या? तो ये दुख होता है। दूसरी बता देता हूं मैं आपको जी। कल हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग जो नीट में भाजपा ने घोटाला किया है, कल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जिलों में हम लोग ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं जनक जी, ये समझ में नहीं आया, ये नीट का पेपर घोटाला हो गया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे घोटाला कर ली? ये भारतीय लीग पार्टी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उसमें इनसे एक होमगार्ड का, सिपाही का, दरोगा का नहीं करा। आप बताइए ना, उसमें एक ही सेंटर हरियाणा के 7-8 बच्चे एक ही 720 नंबर पाए हुए हैं। किसकी सरकार है उसमें? केंद्र में। चलिए दीपक जी जवाब दे दीजिए। हमारे आदरणीय भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है सर, बड़ी ने सच जो शराब घोटाले में है। कौन सी सरकार है जिसके सारे मंत्री जेल में है? अरे गुरुजी, आपके गुजरात में सरकार चल रही है, 10,000 करोड़ का अवैध शराब घोटाला होता है वहाँ पे। माननीय दीपक जी, हम भी बरेली के हैं, आप ऐसे झूठ के जुमले मत सजाओ। अरे आप बरेली के हो तो हम भी बरेली के हैं, ऐसे झूठ के जुमले मत सजाओ। ठीक है। कौन सी सरकार के हो जो सरकार के मुख्यमंत्री जेल 10,000 करोड़ का शराब अवैध बिक्री है और उस शराब से पिछले साल 150 लोग मरे थे, जेल में है, 150 लोग की मौत हुई थी। दीपक जी, गरीबों का आप गली में जाइए, कौन है? सुनिए, जहाँ पे आपने महाराष्ट्र की सरकार की होटल कराई थी, उस होटल में शराब कहाँ से पहुंची थी बताइए आप। सर, जो सूरत में जिस कसम खाता हूँ, एक करके बात करें, समझ में आएगी। हाँ, जिस होटल में, सूरत के होटल में जनक जी, महाराष्ट्र की जो सरकार आपने गिराई थी, उसका जो शराब का बिल कहाँ से आया था बताइए आप। ठीक है जनक जी, सवाल शराब पे देते हो। एक मिनट दीपक जी को सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात। मोहल्ला क्लिनिक का गुणगान कर रहे थे दिल्ली के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक का पुष्कर कितने लोगों को दवाइयां मिल गई, कितने आप अपने सचिव को जो आईएएस है, गवर्नमेंट सरकार है, उसको मीटिंग में बैठने नहीं देते आप लोग। हरियाणा में आप पानी रख लेते दिल्ली से कितने लोगों का। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था, आप बेशर्म जनता पार्टी के प्रवक्ता हो उत्तर प्रदेश के अंदर। दीपक जी, आप बेशर्म जनता बीजेपी जनता पार्टी। एक करके उस मेडिकल कॉलेज को भी भूल जाओ जो 12 से 17 तक देखे थे हमने भी हॉस्पिटलों में
कि लोग बाहर स्ट्रक्चरों पर ही अपनी देहांत हो जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आज हर किसी का इलाज हो रहा है, चाहे सिविल आयुष्मान में ना 10 रुपए की पैरासीटामोल 1000 रुपए की 100 रुपए का बिल बनता है उसका। बरेली के हो तो चोरी करते हो आप लोग, पता नहीं मुझे। हॉस्पिटल ने ठीक है, ठीक है। किस हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड लेने से मैं मना कर दिया? रामपुर गार्डन में पिक्चर खाना मैं लेके चलूंगा आपको, आप मैं लेके चल बरेली चलिए, चला रहा ठीक हूं, है, कल ठीक है। मिलवाता हूं अभी आपसे मैं। 36 सीटें हारे, अभी आयुष्मान समझ में नहीं आ रहा क्या दीपक जी? अभी मैं अभी बरेली पहले कर आऊंगा, रहे हो दीपक जी आयुष्मान आपसे की। मुलाकात करूंगा, आप अभी ले हॉस्पिटल ले अभी चलूंगा इतनी आपको। सीटें हारे उत्तर ठीक है, प्रदेश में, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा आपकी। ठीक है, ठीक है। आपको कल मिलते सोचना हैं चाहिए बरेली कि में हम आपसे। दीपक से एक सवाल मुझे कर अभी समझ लेंगे। में नहीं आया आपकी। ठीक है। जब एकदम और धमकाने खत्म हो जाओगे तभी नहीं होगा क्या? शैलेंद्र जी और अभी जनक जब जी, एक मिनट दीपक जी से एक सवाल कर लेने दीजिए हमको, से डरने वाला नहीं फिर हूं। विनय जी के भाई, पास दोस्त चलेंगे। आपकी मतलब धमकी जनता से हराएगी, वो डरने धमकी वाला है। नहीं हूं। शब्दों जनता को- हराएगी, ठीक है, आपको ठीक धमकी है। है। ठीक है, समझिए एक आप। मिनट। नहीं, जनता समझिए दीपक, आप। अगर आप समझाना जानते हैं तो समझाना मैं भी जानता हूं। दीपक आप दीपक धमकाने से नहीं डरने वाला हूं। दीपक नहीं, इनको ठीक करिए, ये हमको नहीं। धमकाएंगे। दीपक, ये हमको दीपक। धमकाएंगे, क्या कर रहा है? समझेंगे। अच्छा ठीक है हमारे भाई है भाई। भाई, एक मिनट जनक जी एक मिनट ऐसी शांत बातें रहिए, कर रहा एक हूं। मिनट शांत रहिए, एक मिनट अरे शांत भाई, रहिए। बरेली में आपकी सरकार ढवा लोगे, बरेली में हमको आप ठीक है, ठीक है। जनक जी और क्या बात है? जनक जी और शैलेंद्र जी, मिलेंगे बरेली जनक जी में। और शैलेंद्र जी हम शांत बरेली रहिए। के ही हैं। ठीक है हम बरेली के बाहर दीपक, नहीं एक हैं। सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए। ये नीट जो परीक्षा हुई है उसको लेकर के हम भी सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें देख रहे हैं। हालांकि उसको लेकर के जांच कमेटी बैठा दी गई है, लेकिन भाई घोषणा पत्र में अहम हिस्सा था कि अब जो है पेपर लीक नहीं होगा या किसी भी तरह की परीक्षा में कोई धांधली नहीं होगी। कल ही सरकार शपथ ली और ये मामला सामने आ गया है। इस पर तो सख्ती आपको करनी पड़ेगी ना। देखिए, जो परीक्षा की बात है उसको लेकर के जांच कमेटी बनाई गई है, जो उसमें प्रमाणित पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाती है। मगर मैं सवाल वही खड़ा कर रहा हूँ सर, ईडी कि से भी जब कहाँ ये है वहाँ पे परीक्षाएं आपकी? होती थी, ईडी कहाँ है, जब सेबी लोगों कहाँ के है नाम आपकी? शिवपाल जी की आवाज से आते थे, आप शेयर अखिलेश मार्केट यादव को जी की उछाल आवाज से करके आते थे, 30 लाख करोड़ नौकरी का की धंधा लिस्टें खा कहाँ जाते से हो। आती थी? चलिए, सेबी आज- कहाँ चली गई उत्तर आपकी? प्रदेश के अंदर आज आरोप उत्तर प्रत्यारोप प्रदेश के अंदर नौकरियों के लिए लोगों के नाम कहाँ से आते थे? आवाज से आते थे। जो घाटाला अब आप करने नौकरी वाले नहीं दोगे। लोग अरे हैं, तुम वो कौन आवाज है? सही दे दो भैया दीपक भाई, नौकरी- अपने आवाज से ही दे दो नौकरी, देने का काम अपने किया है। आवाज से नौकरी दे दो, दे तो दो, देश के अंदर अपने आवाज से नौकरी दे दो, दे तो दो। अच्छा जो ठीक है। जिसका अरे मूल नौकरी अधिकार अपने है, आवाज से ही दे दो उसके दीपक लिए भैया, काबिलियत रखता है, अपने घर तो से दे उसका दो, अधिकार देने अपने का भतीजों काम को दे किसने दो, दिया है? अपने उत्तर भाइयों को दे प्रदेश दो, लेकिन दे तो दो। किसी ने दिया है। अरे ठीक है। नौकरी अपने घर से दे दो, विनय जी। अपने भतीजे को दे दो, अपने बेटे को दे ठीक दो, है, अपने ठीक भाई है, को दे दो, ठीक है। अपने चाचा को दिला दो, विनय लेकिन जी, दे तो दो एक- नौकरी, एक मिनट। नौकरी तो समय दो, नौकरी कम तो है। दो। समय पर्चा कम है। लीक करा दो, ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र, लगातार पर्चा लीक करा रहे शैलेंद्र, हो, शांत नौकरी रहिए। दो कहाँ से? शैलेंद्र, रिजल्ट ही शांत नहीं आ रहा रहिए। तो नौकरी दाल दोगे। ठीक है शैलेंद्र, जब कुछ शांत दे ही- शांत रहिए, शांत रहिए। विनय जी, भाई ये नुरा कुश्ती तो चलता रहेगा सियासी दलों का, कम नहीं होना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को सीटें उम्मीद से ज़्यादा मिल गई हैं, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई है पार्ट 3, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। जाहिर सी बात है, अब ये तो देखना ही पड़ेगा जो नई सरकार बनी है कि जो गलतियां हो गई थी, पेपर लीक मामला से लेकर के तमाम महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जो इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्या उसकी भरपाई की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए संजय जी, इस जनादेश से 2-3 मतलब साफ साफ जनता ने दिए हैं। वो पक्ष के लिए भी हैं, विपक्ष के लिए भी हैं। जनता का भरोसा अभी भी एनडीए के ऊपर है। वो जनादेश उसी को मिला है। अब कोई अपनी भाषा में किसी तरीके से कुछ भी कहे, जनता ने ये भी दूसरा मैसेज दिया है कि हमें निरंकुश शासन नहीं चाहिए, उस पर अंकुश भी चाहिए, इसलिए एक मजबूत विपक्ष भी दिया है। हमारे हिसाब से अब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सब बहस की कोई मतलब नहीं है। ये सारे मुद्दे जो अभी हमारे मित्र सब यहाँ पे उठा रहे थे न्यूज़ रूम में, ये सब जनता तक सब लोग, पक्ष के भी लोग और विपक्ष के लोग भी ले गए होंगे, और उसके अनुरूप उनको परिणाम भी मिले हैं और वो स्थिति भी मिली है। अब ये जो आवाज़ है, अगर ये हाउस में वो चाहे पक्ष की तरफ से गूंजे या विपक्ष की तरफ से गूंजे, तो थोड़ा जो है देश आगे की तरफ बढ़ेगा। न्यूज़ रूम में और इन सब चीज़ों में डिबेट और इन सब चीज़ों के प्रश्नों को उठाने का अब कोई, अभी फ़िलहाल 2 साल कोई मतलब नहीं, चुनाव आने दीजिए फिर ये सब चीज़ें करिएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि एक सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब वो सरकार अपना काम करेगी, उसकी जो बहुमत कहाँ है? नहीं भाई, एनडीए को तो प्री पूर्ण पोल बहुमत है। अलायंस है, पूर्ण बहुमत है वो। पूर्ण बहुमत
किसी पार्टी की सरकार नहीं है, एनडीए एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। वो चुनाव से पहले एक गठबंधन था और उसको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। आम आदमी पार्टी का क्या है दिल्ली में? नहीं ठीक है, उन पर वो दिल्ली में मिलके बताएंगे आपको, चर्चाएं होंगी, दिल्ली में उस मिलके पर बताएंगे, चर्चाएं अभी बाद में होगी, लेकिन विनय जी जाहिर सी बात है दिल्ली में मिलके बताएंगे क्या मिली है। ठीक है शैलेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के पास अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। विपक्षी दलों को विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाने की चुनौती होगी और उस चुनौती को साधने के लिए मोदी सरकार या जो एनडीए की सरकार है उसको उसका समाधान भी निकालना होगा। अनुरोध करना चाहता हूं सर, आपकी इजाजत हो तो जल्दी 30 सेकंड में कर लीजिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अनुरोध है कि आपकी हरियाणा में सरकार है, 3 करोड़ दिल्ली की जनता है जो प्यासी है। हिमाचल जहां पे कांग्रेस की सरकार है उसने पानी छोड़ दिया है। आप एक गंदी राजनीति, कम से कम पुण्य का काम है, धर्म का काम है कि जो लोगों को प्यासे को पानी पिलाना एक धर्म का काम है। आप हरियाणा में आपकी सरकार है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 3 करोड़ दिल्ली वासियों को प्यासे मत मारिए। क्यों नहीं पिला पा रहे हैं? जिम्मेदारी चलिए किसकी है? ठीक है, मेरा निवेदन था सर, निवेदन था। चलिए आप मेरा निवेदन पहुंचा देश दीजिएगा। की राजधानी है, राजधानी को बरेली वाले सियासत से आपस में अलग बैठ के रखा जाए तो निवेदन बेहतर करेंगे। होगा। तो निवेदन मेरा पहुंचा दीजिए। वक्त यहीं तक इजाजत देता है। चलिए, सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि मोदी पार्ट 3 की सरकार जिस तरह से एक्शन में नजर आ रही है, चुनौतियां तो हैं। एनडीए और गठबंधन धर्म का पालन करना, सर्वमत से सरकार चलाने की चुनौती होगी। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में चूँकि भारतीय जनता पार्टी अपने बेहतर प्रदर्शन को एक बार फिर हासिल करने की कोशिश करेगी, तो उसके मुताबिक केंद्र की सरकार भी कुछ अहम फैसले लेंगे, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग, किसान और इन तमाम लोगों के लिए एक बेहतर फैसला लेने का संकेत दिया है। उम्मीदों पर खरा उतरना होगा तो ये फैसले लेने भी होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर